Am I live? Okay. Yes, I think. Okay. Very good evening. Welcome back. सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे अब हम नेक्स्ट एक घंटा, हो सकता है एक घंटा थोड़ा ज्यादा हो, एक घंटा हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हैं आप सब? फाइनली $1 million क्वेश्चन का आंसर सभी को मिल गया कि सर एग्जाम, इकोनॉमिक्स का एग्जाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। राइट, फाइनली वी आर नाउ श्योर ऑफ कि जुलाई में तो नहीं है, एंड दैट गिव्स अस 40 डेज, अराउंड 40 दिन और मिलते हैं हमें आगे पढ़ने के लिए। राइट, अब किसी भी स्टूडेंट का दिमाग इस पे नहीं जाना चाहिए कि सर 12 को होगा, 13 को होगा, 14 को होगा, बिकॉज दोज आर हाईली डेंसली डेट्स। राइट, 12, 13, 14 या किसी एक दिन होगा, सो वी शुड नॉट बी फोकसिंग अबाउट दैट। सो नाउ आई थिंक जंग का शंख फूंक दिया है एनटीए ने, और अब हम भी रेडी हो रहे हैं, तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, यस, हेलो एवरीवन, ऑल सेट रेडी? चलिए, अब क्योंकि बता दिया गया है कि जंग किस दिन है, तो अब हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। बट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्लान। सो मैराथन सेशन सभी को अच्छा लगा था, सभी ने अच्छी तरह तैयारी की है। मोर देन अराउंड 1000 क्वेश्चंस, मोर देन, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, लेकिन तकरीबन 1800 से ऊपर क्वेश्चंस हमने रेडी किए हैं। तो हर एक सेशन का भी अगर हमने 200 क्वेश्चन किए हैं, तो तकरीबन 1800 तो वैसे ही पहुंच गया। राइट, सो आज इस सेशन को शुरुआत करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज जून 2012 पेपर 3 पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 2 के भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी मैं इसमें ले रहा हूं। राइट, एंड दिस इज व्हाट ऑल शुड बी नोइंग। ये तो आज सुबह ही इंफॉर्मेशन आया था, कल शाम को एक लिंक आया था। उस लिंक में बहुत ऊपर नीचे था, कई स्टूडेंट्स के इनवैलिड एप्लीकेशन दिखा रहा था, किसी का टेस्ट सेंटर नहीं दिखा रहा था, किसी का इनवैलिड दिखा रहा था, तो उसलिए टेंशन मत लेना, अभी सब कुछ चल रहा है। एंड यू कैन सी 9th, 11, 12 जुलाई इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, सो नो इकोनॉमिक्स है। राइट, नो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इनमें से किसी एक दिन होगा, सो या तो 12, 13 एंड 14 अगस्त को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो अभी से लेके, यानी कि 4 जुलाई से लेके हमारे पास तकरीबन तकरीबन 38-40 डेज के करीब हैं, तो अराउंड 40 डेज हैं, तो तैयारी सही से कर लेनी चाहिए। राइट, ओके। एंड मैं लास्ट 2 दिन सेशन नहीं कर पाया, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द सीवियर बैकएक, तो ज्यादा काम हो गया लगता है, एंड बैकएक की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई थी, मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो एनीवे, सो जस्ट टू मेक इट अप, कल सेशन मैं रखूंगा ये वाला 8:30। सो फॉर ऑल ऑफ यू प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। कल मिलेंगे हम लोग, टुमारो सेशन जून 2012 पेपर 3 का पार्ट 2 लेके, इसका पार्ट 2 लेके मैं कल आऊंगा, 8:30 बजे मिलेंगे। तो विल ट्राई टू डू दिस। आई विल ट्राई टू फिल अप द गैप की लास्ट 2 दिन में सेशन नहीं ले पाए, तो एक सेशन यहाँ पे हम कर लेंगे। राइट, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ पेपर 2, जहां पे हमने छोड़ा था। ये शुरुआत हुआ क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द ओरिजिन ऑफ द मनी इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। बहुत सिंपल सा है, इसके लिए कोई ईयर की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट वाज द सिचुएशन? मनी, मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी, पेपर मनी, चेक, कौन सा? सबसे पहले तो मेटेलिक मनी आया था, राइट, सॉरी, कमोडिटी मनी आया था। पहले के टाइम पे काउ, फूड, ग्रेन्स, राइट, बफेलो, ये सब हमारे लिए कमोडिटी मनी होता था। उसके बाद दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फिर आया पेपर मनी, फिर आया चेक। सो दिस इज व्हाट समथिंग आई कैन से। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 2 सॉरी 3 2 4 1, तो ये सी होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एंड ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू दिस। जितने भी क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, सब के सब एकदम समझ लो कि आप एकदम पेपर में कर रहे हो, वैसा लेके हम चलेंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग थियोरीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थोड़ा ध्यान लगाइए, सोचिए कि क्वांटिटी थ्योरी सबको पता है कि ये है, राइट, कि पहले क्वांटिटी आया, फिर कैश बैलेंस आएगी, सभी को पता है। थोड़ा सा ईयर सोचो। मुझे पता है इसका आंसर नॉर्मली हर स्टूडेंट सही दे देगा, लेकिन अगर थोड़ा ईयर सोचे इसके बारे में कि किस किस ईयर में ये हुआ था, यहीं पे वैल्यू एडिशन है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एनीवन हु कैन टेल मी द ईयर, कि किस साल ये आया था, किस साल ये दिया गया था? एनीवन? दिस इज 1911। फिशर की बुक जो आई थी उसमें ये 1911 में इसके बारे में लिखा हुआ है। देन यू हैव कैश बैलेंस अप्रोच। दूसरा नाम क्या है कैश बैलेंस अप्रोच का? न्यू क्लासिकल, कैम्ब्रिज,
कैश बैलेंस अप्रोच 1917 पीगू ने लिखा था। तो दिस वाज फर्स्ट बुक पीगू का, कैश बैलेंस अप्रोच में लिखा हुआ था। इनकम थ्योरी ये रीवर्जन है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फिशर ने दिया था इसको। सो ये उसके बाद आया था। इसका मुझे ईयर थोड़ा सा डाइसी है, फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट? तो दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, मिल्टन फ्रीडमैन। सो समवेयर आई थिंक 1956 आई सपोज, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय मिल्टन फ्रीडमैन 1956, राइट? तो यही होगा इसका आंसर। सो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, देन आएगा लास्ट में 1 आएगा, बीच वाला हम पेपर में देख के कर लेंगे। तो दिस इज सेकंड, सो इट शुड बी 3 4 2 1। हो गया कैश क्लियर? यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया है, 19 11 19। वेरी गुड संध्या एंड गगन, बहुत ही बढ़िया। विनय फैंटास्टिक। ईयर भी साथ साथ याद रखोगी, कल को अगर क्वेश्चन इस पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि किस साल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आया था, किस साल में इनकम थ्योरी आया था, जल्दी से जल्दी अभी ये क्रोनोलॉजी में अभी मेरे साथ ही सेट कर लो इसको, राइट? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है, 1-2 बार इसका क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, तो जल्दी से इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, कॉमन सेंस अगेन आएगा, लेकिन एडम स्मिथ के बाद कौन आया था, ये बहुत बड़ा एक रहस्य रहेगा। सो सबसे पहले एडम स्मिथ आते हैं, राइट? ये 1700 के करीब, राइट? 1790 में इनका डेथ हुआ था, तो अगर मैं इस तरह से चलूं तो। सो उसके बाद एडम स्मिथ, फिर मैल्थस, राइट? मैल्थस की यहां पे ये नहीं पूछा गया कि कब उन्होंने थ्योरीज दी है, उनका जन्म और उनकी मृत्यु से हम इसको देख सकते हैं। मैल्थस का जन्म, जस्ट लेट मी थिंक अबाउट इट, 1776 और 77, डेथ हुई थी 1834। रिकार्डो, रिकार्डो इनसे 6 साल पहले इनकी डेथ हुई थी, एंड 4 साल बड़े थे। 1772 1828 के करीब कुछ होगा यहाँ पे। एंड मिल तो एकदम ही वाज अराउंड 1806 एंड 1873, ये होना चाहिए इनका। तो देखते हैं, एडम, फिर रिकार्डो, राइट? फिर रिकार्डो, फिर आएगा मैल्थस, फिर आएगा मिल। सो ARMM, राइट? ये होना चाहिए बी, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मैल्थस, मिल, राइट? 76 वेल्थ ऑफ द नेशन, राइट? बट यहां पे पूछा गया है कि किस क्रोनोलॉजी में वो लोग आए थे, किस क्रोनोलॉजी में वो लोग आए थे, उनकी मृत्यु और जन्म तिथि को अगर हम लिख के चले तो ये मेरे ख्याल से दिस शुड बी द आंसर। यस, इट इज बी। फैंटास्टिक, इतना मुझे याद है। हाँ, 1776 एडम स्मिथ का जन्म तान मुझे पता नहीं है, इनकी इनकी डेथ हुई थी 1790 में, इतना मुझे पता है, राइट? थोड़ा सा मैंने इसको समझ लिया। ओह गुड, आई वॉज नॉट सो गुड इन क्रोनोलॉजी, अब याद होना शुरू हो गए डेट्स। द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ शूम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन आर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जब शूम्पीटर के केस में जो इनोवेटर है वो जब शुरुआत करता है इनोवेशन की, तो उस टाइम पे इट इज ऑलवेज द फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही वो इनपुट्स लेता है, फैक्टर्स लेता है, लेबर लेता है, ही ट्राइज टू ड्रॉ आउट द सर्विसेज, राइट? गुड्स को फुल एम्प्लॉयमेंट से हटा के वो काम करता है, बैंक से वो क्रेडिट लेता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से वो ब्रेक करता है सर्कल को, राइट? सो दैट इज व्हाट आई कैन से ब्रेकिंग द सर्कल। सबसे पहले वो सर्कल को ब्रेक करेगा, कुछ चीजें हटाएगा, उसके बाद ही वो करेगा। सो दिस वुड शुड बी द आंसर, ब्रेकिंग द सर्कुलर ऑफ फ्लो। उसके बाद इनोवेशन, फिर बैंक क्रेडिट, फिर स्वयं लाइक क्लस्टर्स, उसके बाद फर्स्ट फेज एप्रोप्रिएशन खत्म, सेकंड फेज शुरू, जब लोन मांगने की पैसा टाइम देगा, लोन वापस देने का टाइम आएगा, तब उसके बाद इट विल बी द प्रॉफिट्स डाउन, प्राइस डाउन। एंड बीच में एक और पॉइंट है, वो भी मैं बता देता हूं कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये सर स्वयं लाइक क्लस्टर्स के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं नाइट वॉरियर। नाइट वॉरियर, नाइट वॉरियर का मतलब है कि जो इनोवेटर्स है ना, राइट? जो इनोवेटर्स हैं, वो इनोवेटर्स बेसिकली नाइट वॉरियर रह जाएंगे। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, स्वयं लाइक क्लस्टर बढ़ेगा, कंपटीशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, कंपीट करेंगे, और धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे जो एंटरप्रेन्योर है उसका काम सिर्फ नाइट वॉरियर का ही रह जाएगा, उसका काम सिर्फ और सिर्फ नाइट वॉरियर, एंड
सारा का सारा स्पेशलाइज्ड काम जितना है, ऑल व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क, ये स्पेशलाइज वर्क के लिए हम स्पेशलाइज पर्सन के पास जाएंगे, राइट। सो यहां पे एंटरप्रेन्योर का रोल जो है, शुरुआत में वो एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होता है। तो एंटरप्रेन्योर शुरुआत में इनोवेटर होता है। इनोवेटर के बाद धीरे धीरे करते करते जब इनोवेशन खत्म हो जाता है, वो चल जाता है, सभी के सभी फॉलो करते हैं, देन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर बिकम्स अ नाइट वॉरियर, राइट। सिर्फ वो एक जैसे सेनापति की तरह काम करता रहता है, खत्म। उसके बाद वो आगे उसका काम नहीं है। इसके बाद का काम जो है वो है आपका स्पेशलाइज पर्सन का। स्पेशलाइज पर्सन हर एक काम को स्पेशलाइज तरीके से करेगा, उसके बाद वो इनोवेशन दोबारा ठप पड़ जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि नाइट वॉरियर जो होते हैं बेसिकली दो आर द एंटरप्रेन्योर जो पहले इनोवेटर होते हैं। एनीवे इसका आंसर बी होगा। Next, arrange the following theories in which they appeared. Okay, comparative cost advantage, absolute advantage, सभी को पता है कि ये कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो एक कोई भी स्टूडेंट इसको लिख देगा, सर ये पहले आया था, ये दूसरा आया था, उसके बाद ये तीसरा आया था, ये चौथा आया था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम समझ के करें, राइट, तो इसके साथ एक बार इसका ईयर भी नोट कर लेते हैं। सो कंपेरेटिव कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो दिस वाज पहले तो एडम स्मिथ आया था, तो ये था 1776 वेल्थ ऑफ द नेशन में इन्होंने इसके बारे में लिखा था। उसके बाद आता है कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट समवेयर अराउंड लाइक 1817, राइट, 1817। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड यानी कि हेक्सचर रोलिंग थ्योरी, जो कि 1919 में पहले दिया गया था, राइट। हेक्सचर के पीएचडी स्टूडेंट जो थे वो ओलिन थे, ओलिन के पीएचडी स्टूडेंट जो थे सैमुअल्सन थे। तो 1919 फिर 1939 तक ये चलता रहा। फ्री लियोनटिप पैराडॉक्स 1953 आई सपोज, या 53, 53, 53। सो ये होना चाहिए एज पर दिस। इसका भी डेट्स याद कर लीजिएगा। वन, सॉरी, सेकंड, सेकंड पहले आएगा, फिर वन आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, राइट। सो वन, टू है, 2 1 3, 2 1 4 1, 2 1 4 3, राइट, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये होना चाहिए आंसर, राइट। ओके, यस, दिस इज करेक्ट। वेरी फैंटास्टिक निधि, गुड। अनन्या, गुड। यही प्रैक्टिस हमें रखनी है। ईयर्स के साथ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए ईयर की वजह से। ईयर शुड बी ऑन द टॉप। वेरी फैंटास्टिक। आई कैन सी चैट बॉक्स में बहुत अच्छा हलचल चल रहा है। वेरी गुड गाइस। अरेंज द स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। सो इसके लिए मैंने क्या सिखाया था, व्हाट वाज द सिचुएशन, कैसे इसको याद रखना है। सबसे पहले आएगा ट्रेडिशनल, फिर ट्रेडिशनल के बाद, ट्रेडिशनल के बाद एक स्टेज और है, फिर टेक ऑफ, यहां पे क्या था, फिर ड्राइव, फिर मेच्योरिटी, सॉरी, स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो टी, टी के बाद क्या था, व्हाट वाज हियर, जो नहीं है वो यहां पे है। व्हाट वाज द टीपी, पी स्टैंड्स फॉर प्री कंडीशंस, राइट। सो ये क्या है, ये मतलब है ट्रेडिशनल, ये क्या है, प्री कंडीशंस। इसका मतलब क्या है, टेक ऑफ, इसका मतलब है ड्राइव टू मेच्योरिटी, इसका मतलब है हाई मास कंजम्पशन, राइट। दैट इज व्हाट द पॉइंट, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो अब इसको सेट कर लेंगे, दिस शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। सो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट, इसके बाद सेकंड यहां पे नहीं दे रखा, तो ये सेकंड हो जाएगा, ड्राइव टू मेच्योरिटी फिर थर्ड होगा, फिर होगा ये फोर्थ, राइट। So it is second, third, fourth, first. Second, third, fourth, first. D option should be correct. Yes. Okay. Identify the sequence. ये तो मैंने आपको दे दिया है, chronology of taxes. तो सबसे पुराना, सबसे इंडिया में आज की डेट में सबसे पुराना जो है, पहली बार इंडिया में जब टैक्सेस लगे थे, तो इट वाज लैंड रेवेन्यू, जमींदारी सिस्टम। तो दिस वाज अराउंड लाइक 1773। सेल्स टैक्स आया था 1956। कैलेंडर ने ये नहीं दिया था, लेकिन सेल टैक्स 1956 में ही लगा था। मॉडवेट आया था 1986। सर्विस टैक्स 1994, राइट। सो लेट्स अरेंज इट। ये तो वैसे ही है जैसा है, 1 2 3 4 ही होगा इसका। यस, ए इज करेक्ट, राइट। ओके, आइडेंटिफाई द, आज इस बार आज आज बहुत सारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक मैंने अभी तक सही सा ठीक ठाक किया है जितने भी क्वेश्चंस हैं। सो फिशर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल, फिशर टी टेस्ट, राइट। फिशर टी टेस्ट, it was 1925 around,
कैल्डन पार्शल, दिस वाज 1938, पार्शल रैंक कोरिलेशन ना, गुजैट का। हाँ, इसको टाउ से दिखाते हैं। हाँ, ये तो था उसमें। ठीक है, गुसेट टी, ये सबसे पुराना था। दिस वाज समवेयर इन 1900, शुरुआत शुरुआत में ही था ये। गुसेट स्टूडेंट टी टेस्ट 1907, 7 या 8 होगा, ऐसा कुछ होगा, 7 या 8। काई स्क्वायर टेस्ट, सो इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई एक्चुअली डोंट नो। इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा कि काई स्क्वायर गुड सॉफ्टवेयर कब आया था। ओके, लेकिन अभी इसी से काम हो जाएगा। आई थिंक सबसे पहले जो था दैट वाज 3, देन इट शुड बी 1, देन इट शुड बी 2, एंड ये काई स्क्वायर सबसे बाद में ही आया होगा, सो इट शुड बी 4, राइट। सो इट शुड बी 3 1 2 4, यस। जो पुराने वाले हैं वो सारा याद हो गया, तो एक ही रह जाएगा काई स्क्वायर। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये समवेयर अराउंड 1938 के बाद ही था, 46 47 में था ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स ए, क्या बात है। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डबल क्राइटेरिया जो जो पता है जल्दी से कर लेते हैं इसको। सो बिहेवियरल थ्योरी जाएगा साइट एंड मार्च, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इट इज क्लार्क, डबल क्राइटेरिया ये, इम्पॉसिबल थ्योरी ये तो केनेथ एरो। अगेन सिंपल, सो इट इज 2 1 4 3, 2 1 4 3, इट शुड बी ए, राइट। ओके, गुड, ए। नियोक्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियोक्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन है यहाँ पे हमारे पास? लुकस, लुकस क्रिटिक। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये गया हमारा मिल्टन फ्रीडमैन। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, ये है टी एच हेमनलो, इन्होंने ही इफेक्ट के बारे में बताया, बैलेंस बजट मल्टीप्लाई के बारे में इन्होंने बताया था, हेमनलो। स्पेलिंग शायद गलत है यहाँ पे। न्यू केंशियन इकोनॉमिक्स, इट इज मेंकी, जॉर्ज ग्रेगरी मेंकी, राइट। तो इनका है न्यू क्लासिक, न्यू केंशियन इकोनॉमिक्स। सो आई थिंक इट शुड बी 2 4 1 3, 2 4 1 3 शुड बी दिस, राइट। सी। इनविजिबल हैंड, अगेन सिंपल है, एडम स्मिथ। वेरियर नाइट, ये देखो आ गया ना, वेरियर नाइट जो बताया मैंने आपको, शुम्पीटर। पीक्यूएलआई, मॉरिस एंड मॉरिस। सरप्लस वैल्यू, दिस इज मार्क्स। अजीब टाइप के हैं सारे सारे, क्रोनोलॉजी एक साथ आ रहे हैं, सारे सारे यू नो मैच द फॉलोइंग एक साथ आ रहे हैं। सो ये है 2, फिर उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 1, राइट, 1। सो 2 3 4 1, बी इज द आंसर, यस। फोर्थ सेक्टर मॉडल, इट वाज पीसी महानोबिस, 4 सेक्टर मॉडल था इनका। क्रिटिकल मिनिमम हाइपोथेसिस, एफर्ट थीसिस, तो ये लेबिन्स्टीन है, हार्वे लेबिन्स्टीन। बिग पुश थ्योरी, ये है रोजेंटेन रोडान। और थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इट इज आर्थर लुइस। सो अगेन सिंपल, 3 1 4, नहीं 3 4, राइट, 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 2, ये वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। कीप आंसरिंग, कीप आंसरिंग, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग, कीप आंसरिंग। हाँ, ये पेपर ऐसे ही था, ओके। फूड ग्रेन प्रोडक्शन किसके साथ होगा? ये एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेवल ऑफ प्राइसेस किस चीज के साथ होगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। जो बेस्ट पॉसिबल है उसके साथ मैच करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिजिकल इंडिकेटर, रेवेन्यू डेफिसिट, सो इट इज 3 4 1 2, 3 4 1 2। मेरा 3 4 2 1 कैसे आएगा? 2 1 कैसे है? 3 4 2 1, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नहीं, ओ यस, ये रहा ऑप्शन सी, राइट। 3 4 2 1, 3 4 1 2, यस, 3 4 1 2, इट इज सी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 साल का था। इसके हिसाब से क्या था कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, दिस वाज एग्रीड दैट एग्रीकल्चरल ग्रोथ शुड बी अबव 4%, अबव 4%, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट शुड बी अबव 4% पर एनम। ये एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में बोला गया था, राइट। सो यस। मेरीन फिशिंग पॉलिसी, सेवेंथ फाइनेंस कमीशन। मुझे थोड़ा सा मेरीन फिशिंग पॉलिसी नहीं पता, मैं आपको पहले बता देता हूं, बिकॉज ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दिस इज समवेयर, अच्छा 2 बार 2004 है क्या? सेवेंथ फाइनेंस कमीशन, तो ये तो मिस्टर शेलर, शेलकर, राइट, मिस्टर शेलकर आई सपोज, शेलकर या शेलर, ऐसा कोई नाम था इनका, मिस्टर शेलर।
1978 में 7th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, राइट। तो ये इसका आंसर है। न्यू ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इट हैज टू बी 2004। सो यहाँ पे चाहे 2 नंबर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अगर ये पेपर में आता तो कैसा आएगा, कैसे करेंगे? सो हमें पता है 3 सही पता है हमें, और फोर्थ 7th फाइनेंस कमीशन जो है दैट इज 1978, राइट। तो ये हो गया ऐसे करके। अब बीच में 1 बैठे या 4 बैठे या 4 बैठे या 1 बैठे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम, राइट। दिस इज हाउ द रियल पेपर में भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये याद रहेगा। सो 3 1 4 2 या 3 4 1 2 सब चलेगा, राइट। देखते हैं एक बार। तो ये वाला हमारा मैच कर रहा है 3 1 4 2 या 3 1 4 2 या 3 4 1 2, बात एक ही रहेगी। तो डी इज आंसर। देखो 2 आंसर मुझे नहीं पता था। मेरीन फिशिंग पॉलिसी मैंने कभी नहीं पढ़ी, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दैट इज ऑब्वियसली न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2000 साल में थी। लेकिन अगर मैच करना हो तो ये रियल, एकदम रियल टाइप में हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट। यस। 7th पे कमीशन नहीं है रणधीर, वो 7th फाइनेंस कमीशन है, पे कमीशन नहीं है। पे कमीशन तो अभी आया दोस्त। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये आएगा फ्री ट्रेड, राइट। डब्ल्यूटीओ से पहले, 1984 से पहले। आईएमएफ, इनका बेसिक काम होता है मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। आईबीआरडी यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस, फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्री। यूएनओ, मेंटेनेंस ऑफ द पीस अमंग द नेशन। तो ये 4 और ये 3, 4 और 3 से जोड़ लीजिए इसको, 3 और 4, ये देखो 3 और 4, 2 पक्का पता है, बाकी के 2 अगर बीच के नहीं भी बताए तो भी हो जाएगा, 1 and 2। सो दिस इज बी। ये तरीके हैं जिस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, राइट। अगर पूरा 100% भी नहीं आता, 75% भी आता है तो भी काम बाकी किस्मत साथ दे देती है। एडम स्मिथ से क्या था? अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन, राइट। डेविड रिकार्डो, इट इज बेसिकली ओके, इनका डॉक्ट्रिन अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन भी था। तो एनीवे इसको मैं ठीक करता हूं थोड़ा सा। दिस विल बी लाइक दिस, रिकार्डो दिस, ओलेन दिस एंड क्रेविस अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन। वैसे डॉक्ट्रिन नहीं है, दिस इज अवेलेबिलिटी थ्योरी। इनके हिसाब से ये था कि जो भी आपके देश में है वो एक्सपोर्ट करो, और जो भी आपके देश में नहीं है उसको इंपोर्ट करो। बेसिकली ओलिन की बात को ही उन्होंने कहा था, राइट। सो इट शुड बी 3। ये आ रहा है मेरे सामने। सो अगर मैं इसको देखूं, सो अगर जस्ट सपोज कि एडम स्मिथ को अगर मैं 1 के साथ जोड़ूं, बिकॉज एडम स्मिथ का भी अवेलेबिलिटी, वेंट फॉर सरप्लस, अवेलेबिलिटी पे काम था। सो अगर मैं इसको 1 के साथ जोड़ूं, एब्सोल्यूट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट एडवांटेज कहीं पे भी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। एब्सोल्यूट और अवेलेबिलिटी दोनों के दोनों एडम स्मिथ के साथ जा सकते हैं, राइट। एनीवे, सो इट इज 3 4 2 1, 3 4 2 1, इट शुड बी बी। लेट्स सी द आंसर। यस, इट इज बी। जो नीचे आ रहा है ये ऑफिशियल आंसर की है इसका, राइट। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, राइट। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है हर एक ट्रायल में एक एक आइटम का सेम प्रोबेबिलिटी होगा। आई रिपीट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल और रैंडम है। रैंडम का मतलब अपने आप, राइट, विदाउट एनी पर्पस। सो सिंपल रैंडम का मतलब है अगर सपोज देर आर 3 बॉल्स, राइट। ये 3 बॉल्स हैं, ये है रेड, ये है ब्लू, ये है ग्रीन। मैंने इन बॉल्स को 3 बार उठाया, या 2 बार मैंने शिफ्ट किया, 2 बार मैंने ड्रॉ किया, राइट। सो पहली बार जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे हाथ में आई बॉल ग्रीन। अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1/3। देखा और फिर रख दिया। सो अगेन मेरे बैग में कितने बॉल्स हो गए? 3। अब मैंने दोबारा निकाला, और हो सकता है कि इस बार ब्लू निकल जाए, या हो सकता है कि इस बार भी ग्रीन निकल जाए, या हो सकता है इस बार की रेड हो जाए। तो ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दैट इज दिस। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल्स, राइट। हर एक ट्रायल में सेम रहेगा, सेम हेड एंड टेल का भी वही रहेगा। अब आते हैं रैंडम सैंपलिंग। इसका मतलब है हर एक ट्रायल में, सभी ट्रायल में नहीं, हर एक ट्रायल में। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन में आप एक ट्रायल में हेड और टेल, राइट, वो सेम रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। एक ट्रायल में 2 इवेंट्स का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी को अगर हम ऑल ट्रायल कर दे तो वो बन जाएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सो दिस शुड बी दिस। अब आते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। अगेन इसमें वही मतलब है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है
ऑल आइटम में से जब हमने स्ट्राटा बना लिया तो हर एक स्ट्राटा में से हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। स्ट्राटा मतलब क्लास, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोजीनियस आइटम्स है और हेट्रोजीनियस आइटम में से मैं हमेशा हम लोग उसमें से रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। सो रैंडम सिलेक्शन एट फर्स्ट नहीं, दिस इज स्ट्राटिफाइड सिस्टमैटिक, पहले सिस्टमैटिक किया उसके बाद ये, तो ये इसके साथ जाएगा। रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ईच स्ट्राटम, हर एक स्ट्राटा से हमने रैंडम सैंपलिंग कर लिया। मान के चलिए ये मेरा सैंपल है, राइट। अब मैंने यहां पे क्या किया, स्टार्टा बना लिया, यहां पे स्टार्टा बन गया, तो ये स्टार्टा 1 है, ये स्टार्टा 2 है, ये स्टार्टा 3 है, ये स्टार्टा 4 है। अब हर एक में मैंने रैंडम सैंपलिंग डाला तो ये हो जाता है स्ट्राटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यहां पे डाला तो मान लीजिए ये आया, यहां से आया तो ये आ गया, यहां से आ गया तो ये आ गया, यहां से आ गया तो ये आ गया, ये दिस इज स्ट्राटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब स्ट्राटिफाइड सिस्टमैटिक क्या होगा, सपोज इस जगह पे अगेन लेट मी ड्रॉ इट इन स्टार्टा, स्टार्टा के करने के बाद ही आप इसको आगे जाएंगे। मान लीजिए मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोला, सपोज विनय को बोला कि विनय आप इसमें से सैंपलिंग शुरू कीजिए, स्ट्राटिफाइड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो स्टार्टा तो बन चुका है, सिस्टमैटिक कैसे करेगा, विनय कहता है सर मुझे 1 नंबर बहुत पसंद है, मेरा बेस्ट है, तो उसने 1 नंबर ले लिया एंड उसके बाद वो क्या कर रहा है, हर 3 नंबर छोड़ रहा है। सो 1 2 3 छोड़ा, राइट, ये कर लिया, फिर उसने ये वाला उठाया, फिर 1 2 3 छोड़ा, फिर ये उठाया, 1 2 3 उठाया, छोड़ा, फिर ये उठाया, तो दिस इज सैंपल बाय विनय। सिमिलरली किसी और को बोला, मोहित को बोला, तो मोहित क्या कर रहा है कि सर मैं पहले 2 नंबर छोड़ दूंगा, मुझे 3 का पहाड़ा नहीं आता, 2 का पहाड़ा आता है, 2 का टेबल आता है, तो मैं सारे के सारे 2 वाले टर्म उठा लूंगा। सिस्टमैटिक, एक पैटर्न फॉलो कर लिया उसने, ऑल द 2 नंबर्स आर हियर, तो इस तरीके से। सो दिस शुड बी रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक ऑफ द रेस्ट, उसके बाद एक पैटर्न फॉलो करेंगे। सो ये ऐसा जाएगा, राइट। सो इट इज 2 1 4 3, 2 1 4 3, so 2 1 4 3, D is the answer. Let's see. Yes, it is D. Next, ISLM theory किसने दिया था, हिक्स एंड हैंसन, राइट। कंजम्पशन रैचेट, तो ड्यूजनबेरी का केस था ये, जेम्स ड्यूजनबेरी। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, इट इज लाइफ साइकिल तो बेसिकली मॉडगिलानी एंड फ्रैंको रिचर्ड बम्बेक का ज्यादा काम नहीं था, वो एमपीएस मॉडल था। एनीवे, एंडो एंड मॉडगिलानी था इनका। क्रिटिक्स ऑफ केन्शियन इकोनॉमिक्स, इट इज न्यू केन्शियन, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो कि है लुकस एंड सर्जेंट, राइट। इट शुड बी 3 1 4, क्या हो गया, 3 देन यू हैव 4, राइट, 3 4 1 2, ये होना चाहिए ए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पेपर 3 नाउ, राइट। A solution of walrus general equilibria will exist if and only if, तो यहां पे वॉलरसियन जनरल इक्विलिब्रियम में बाकी ये सब भी कोई मेंटेन कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें से, इट इज ओनली द हिक्सियन स्टेबिलिटी कंडीशन। देखिए जब भी हम इसमें काम करते हैं सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जो भी हमारे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाए, यानी कि मार्जिनल कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। देन वी हैव द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में वी गो फॉर द 2 वेलफेयर थ्योरम्स। उसके बाद आता है हमारे पास टोटालिटी कंडीशंस। टोटालिटी कंडीशंस जो है वो बताता है, वो हिक्स ने बताया है। हिक्स ने पॉइंट ये है कि जो पैरेटो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और ये सेकेंड ऑर्डर का मतलब कन्वेक्सिटी अप्रोच, कन्वेक्स, ऑल द कर्व शुड बी कन्वेक्स एंड कनकेव, जो जहां जरूरत है, जैसे पीपीसी शुड बी कनकेव, आईसी आइसोक्वांट शुड बी कन्वेक्स, मार्जिनल कंडीशन में आपके पास तीनों हैं, राइट। तो जनरल इक्विलिब्रियम में वो सारी चीजें एक साथ आएंगी, राइट। टोटालिटी कंडीशन ये बताती है कि ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट सेकेंड कंडीशन अगर फुलफिल होती है, सो वी मे रीच अ कंडीशन दैट इज दिस, या तो यहां या तो यहां, बट दीज आर नॉट द मैक्सिमम वेलफेयर, दीज आर लोकल मैक्सिमा, दीज आर लोकल मैक्सिमा। सो व्हाट वी नीड अ ग्लोबल मैक्सिमा। सो ये क्या है, ये है ग्लोबल, सबसे ऊंचा है, ये सबसे ज्यादा वेलफेयर होगा यहाँ पे, ग्लोबल मैक्सिमा। और यहीं पे सबके सब जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल आ जाएंगे, सबके सब, एवरी एजेंट विल बी प्रोड्यूसिंग द मैक्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैक्स, कंज्यूमर अटेनिंग सेटिस्फैक्शन मैक्स, हर चीज, राइट। तो दिस इज द पॉइंट, तो ये टोटालिटी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो ही होगा। So this should be the Hicks stability conditions are satisfied in this case. Pareto optimality, the first one है,
Condition of fixed point theorem, it is not at all related with this, and condition of Pareto law बिल्कुल नहीं है, right? So it is the Higgs stability condition. I I think I should not be talking about fixed point theorem because इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये पेपर 3 में पहले था, अब नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज फिक्स पॉइंट थ्योरम अभी अब ना भी करें तो भी चलेगा। अगर चाहिए करना है तो मुझे सेशन में बता देना नीचे कमेंट में कि सर ये वाला बता दो, तो टुमारो सेशन आई कैन गिव यू सम टाइम, बट डू मेंशन इट इन द कमेंट कि सर ये करना है। ओके, एडिंग अप थ्योरम, इफ इनकम जनरेटेड बाय द गिवन आउटपुट, एडिंग अप थ्योरम, प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट बनता है उतना ही पूरा बिक जाता है, राइट? If we pay the labor and the factors, labor and the other factors like capital as per their marginal productivity of the respective factor, then the entire product get exhausted. और ये सेज लॉ पे डिपेंड करता है, राइट? कि जैसे ये मैं आगे लिखता हूं, y इज इक्वल टू एम पी एल डब्ल्यू प्लस एम पी के आर, राइट? और एम पी के एल यहाँ पे एल आएगा, राइट? सो if we give the marginal product of labor to the labor and if we give marginal product of capital to the capital, then the entire product get exhausted, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। यही चीज जो है वो ये बताती है कि in the long run perfect competition में we have zero economic profit because this side is the factor production side or this side is the revenue side. So TR is equal to TC, right? Zero economic profit. और इसका मतलब है whatever you supply in the market, exactly that is something जो कि market में बिक जाएगा. So it is the total income derived from the output will be exhaustive if all factors are paid according to their marginal productivity, right? Total income is derived from the output will exhaust if all the factors are paid. नहीं, if they exhausted, नहीं, बिल्कुल नहीं. So this is a B answer. It is a product exhaustion theorem. Yes, B. इसमें तीन पॉइंट थे, बिगस्टेड, बिगशेल, हिग्स, राइट? इन सभी ने दिया था। सबसे पहले दिया था बिगशेल ने, अलोंग विथ द अलोंग विथ वो नाम मैं भूल रहा हूं, अरे हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, व्हाट, यूलर्स थ्योरम, राइट? बिगशेल ने दिया था यूलर्स थ्योरम के साथ, राइट? दैट्स हाउ ही प्रूव्ड द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर, सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल फॉर लेबर, राइट? लेबर की जगह पे कैपिटल यूज करेगा टिल ही रीचेस द पॉइंट, जब तक करता रहेगा, या ही विल सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर कैपिटल टिल द पॉइंट MRS of the isoquant is equal to the price ratio, that is MRS KL is equal to R upon W या MRS LK is equal to W upon R. I think all of you can see, I mean like it is my back is still not working, still not proper, it is giving me, you know, थोड़ा बीच में पेन हो रहा है because I have to sit एकदम straight होके, so it is start giving me the pain now. Okay, so this should be the marginal rate of technical substitution equals the interest rate, it is equals the marginal revenue, it is this, right? Marginal revenue rate of technical substitution equal to the ratio of the marginal productivity of the labor, that is I can say MRTS LK is equal to MPL upon MPK is equal to डेल्टा K by डेल्टा L, और बीच में एक दो लाइन और है तो वो मैं हमेशा लिखता रहता हूँ इसलिए आप लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल टू W by R, या यहाँ पे ये है तो इट्स लाइक दिस, सो इट शुड बी D, राइट? सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, growth or maximization objective. Okay, let's see this. Sales maximization should be it should be Baumol, right? नहीं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसका था? सेल्स मैक्सिमाइजेशन थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेट मी जस्ट यू नो ड्रैग टिल द पॉइंट आई कैन, इट इज बियरेबल, आई विल बी मूविंग अहेड, अदरवाइज अगर बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा देन आई विल लीव, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस पार्ट. Sales maximization, this should be Baumol, I think Baumol ही था इनका. Growth maximization should be Morris, and managerial utility function Williamson. Sales profit, this was given by Herbert Spencer, right? Herbert Spencer ने ये थ्योरी दी थी.
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस थ्योरी का एक नाम भी था सेटिस्फाइंग थ्योरी, सेटिस्फाइंग थ्योरी। लेट मी जस्ट राइट दिस, सेटिस्फाइंग थ्योरी, ये था। तो कैलेंडर नहीं है तो नन, अच्छा हाँ तभी नन दे रखा है, यस। सो इट इज 2 1 3 नन, ये है। ओके, cardinal utility theory of demand, cardinal was given by Marshall, revealed preference Samuelson, indifference curve, indifference preference theory of demand, it is Hicks and Allen based on the work of Slutsky, Pareto, Edgeworth के काम के ऊपर उन्होंने काम किया था। यूटिलिटी अंडर सर्टेनिटी, इट इज अनसर्टेनिटी, इट इज वॉन न्यूमैन एंड मॉर्जेस्ट्रॉन व्हेन दे वर लुकिंग फॉर सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, राइट, तब ये आएगा। आप मैच कर लीजिएगा प्लीज, राइट। Arrange the proponent of the productivity, marginal productivity in of the factor reward in the chronological order. I think सबसे पहले यहाँ पे जो आने चाहिए ये तो it should be the number one will be Clark, नहीं, Clark, Walrus, it should be one, then it should be Marshall, नहीं, पहले आएगा वन, फिर आएगा जीवॉन्स, राइट, फिर आएगा वॉलरस, फिर आएगा मार्शल। दिस शुड बी द पॉइंट। 1432 आ रहा है मेरा, 1342, यही होना चाहिए आंसर। शायद आंसर गलत है इसका, इट इज इनकरेक्ट। देखते हैं, लेट्स सी द आंसर, इट इज एक्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन। Okay, non-collusive model of Chamberlain asserts that a stable equilibrium can be reached if each firm charges the monopoly price and equally share the market demand of for their products. Non-collusive model of Chamberlain asserts that a stable equilibrium, yes, अगर वो मोनोपोली में चले गए, दिस इज राइट, बिकॉज कुड नॉट मॉडल कैन बी टर्न्ड इनटू मोनोपोली चैम्बरलिन के मॉडल के हिसाब से, दिस इज राइट। रीजनिंग इज दैट the firm recognize their mutual interdependence in terms of action and reaction with regard to the price decision with the objective, बिल्कुल सही है, this is exactly correct। चैम्बरलिन के केस में और कुन्नॉट के केस में, कुन्नॉट का केस जैसे शुरू होता है वैसे ही चैम्बरलिन का केस शुरू होता है, लेकिन चैम्बरलिन में जो 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 फर्म्स हैं हमारे, दे आर नॉट नो मोर नेव, उनको समझ में आता है, दे आर स्मार्ट इनफ, राइट, तो इसलिए वो मोनोपोली फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज correct, A and B both are correct and R is a correct explanation of A। Let's move to the next question. Yes, it is A। Reveal preference approach to derivation of indifference curve। जिनको चैम्बरलिन वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, you can see this that watch the video on YouTube available, आप देख सकते हैं। चैम्बरलिन की थ्योरी मैंने किया हुआ है, सारे YouTube में ओलिगोपोली मॉडल सारे किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार। Reveal preference approach to the derivation of the indifference curve assume stability over the time। देखो ये exactly वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैमुअल्सन साहब जो है वो कस्टमर को देख रहे हैं ऊपर से, राइट। यहाँ पे सैमुअल्सन खड़े हैं, यहाँ पे सैमुअल्सन खड़े हैं बैल्कनी में, और वो ये देख रहे हैं कि आज अमित जो है वो क्या सब्जी खरीद रहा है, या आज अमित पेप्सी खरीद रहा है या कोक खरीद रहा है। वो आज डे 1 नोट किया, डे 2 नोट किया, डे 3 नोट किया। तो ये जो है ये बेसिकली बाय ऑब्जर्विंग हम ये कर रहे हैं, राइट, इंट्रोस्पेक्शन। सो एज्यूमिंग स्टेबिलिटी ओवर द टाइम, यस इट हैज टू बी, अब कंज्यूमर हैज टू बी रैशनल, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। एज्यूम दैट ऑल पीपल, नहीं, हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। रिलाइज ऑन द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल वही मैंने आपको बताया, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करेंगे और हम नोट करते रहेंगे, उसके बाद वी कैन कम अप विद द पॉइंट। सो इट इज ए एंड सी बोथ इज करेक्टली डिस्क्राइब बाय बोथ ए, सो इट इज डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन है। याद रखिएगा कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में, सॉरी नॉट ऑर्डिनल, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में और कार्डिनल में हम यूजर से खुद पूछ रहे हैं कि भाई कितनी रोटी खा के आपको क्या अच्छा लग रहा है, कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, रोटी से ज्यादा मिल रहा है, चावल से ज्यादा मिल रहा है, या फिर चावल, रोटी और सब्जी को आप रैंकिंग कीजिए। तो हम कंज्यूमर से इनपुट ले रहे हैं। बट सैमुअल्सन के केस में
हम कंज्यूमर को देख के हम अप्रोच ले रहे हैं, तो कंज्यूमर के बर्ताव को देख के हम एक बिहेवियर बना रहे हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बिहेवियर ऑर्डिनल एनालिसिस. Which of the following is statement does not hold true in Keynesian economics? Right? Keynes के framework में चलते हैं. Velocity of money is unstable function of its determinant. बिल्कुल सही है ये. It is correct. It is velocity of money is unstable function. Labor is subject to money illusion. Does not लिखा हुआ है. Labor is subject to money illusion. बिल्कुल सही है. Right? Neutrality of money does not happen in Keynesian economics. Aggregate supply function tends to become flat at a level of output well below. Well below का मतलब है ये भी सही है बिल्कुल. देखिए एग्रीगेट सप्लाई कब जो है वो फ्लैट बन जाती है लाइक दिस, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल, प्राइसेस कैन नॉट राइज, और इट इज मोर इंपॉर्टेंट इज वेल बिलो. वेल बिलो का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचने से पहले ही अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. तो दैट इज व्हाट केन्स ने बोला है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एवरी टाइम द इकोनॉमी विल बी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट. छोटा मोटा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, बिल्कुल गलत है. राइट, दिस इज व्हाट does not hold true because Keynes के केस में aggregate supply curve will be like this and classical के केस में it will be like this. Prices can vary. D is the answer. Tobin's Q theory of investment. So Q theory is basically gives you that the market value of the financial assets upon replacement value शुड बी ग्रेटर देन 1. अगर टॉबिन क्यू की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, शेयर मार्केट से पैसा निकाला जा सकता है, या कोई भी एक कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में आईपीओज इंस्टॉल इनवाइट कर सकती है. तो ये क्यू की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है यानी कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिप्लेसमेंट वैल्यू, तभी होगा. सो इट तभी वो स्टॉक हायर करेंगे शेयर मार्केट से पैसा उठा के. अब देखते हैं, द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ रियल एसेट एक्सीड्स, नो, द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सीड्स, यस ये आंसर है इसका, बी. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज बी. मार्केट वैल्यू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1, उसको वहां भेजा तो ये आ गया मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन रिप्लेसमेंट वैल्यू, इट इज बी. नेक्स्ट, व्हेन करंट इनकम इंक्लूड्स द नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट. अब देखिए यहां पे क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी का क्रक्स है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रक्स बता रखा है, ये समझ लिया तो मिल्टन फ्रीडमैन के थ्योरी को 50% समझ लिया हमने. सो इट इज मेजर्ड इनकम इज इक्वल टू सीपी प्लस सी टी. राइट, इसका मतलब क्या है, मेजर्ड ये क्या है परमानेंट, ये क्या है ट्रांजिटरी. उसी तरीके से मेजर्ड इनकम इज इक्वल टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम. कई बुक्स में मेजर्ड को उन्होंने करंट इनकम भी बोला हुआ है. राइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मेजर्ड इनकम, करंट इनकम और मेजर्ड कंजम्पशन और करंट कंजम्पशन. अब हम आते हैं शॉर्ट रन एपीसी. राइट, शॉर्ट रन एपीसी, लॉन्ग रन एपीसी. अब शॉर्ट रन एपीसी का मतलब है इट इज सी एम अपॉन वाई एम, और लॉन्ग रन एपीसी का मतलब है लॉन्ग रन एपीसी एपीसी, इसका मतलब है सीपी अपॉन वाईपी. राइट, सो ये पॉइंट है इसका. अब आते हैं क्वेश्चन में, द नेगेटिव ट्रांजिटिविटी कंपोनेंट है यानी कि सी एम इज इक्वल टू सॉरी वाई एम इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी आर. अब टी आर जो है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है. इसका मतलब है सिंस इट इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, वाई एम इज लेस देन वाई पी. अब देखिए वाई एम अगर लेस है वाई पी से, इसका मतलब है कि ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है. राइट, ये लोअर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर छोटा है इसमें. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. लोअर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कम है यहां पे. सो इट इज द शॉर्ट रन एपीसी इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एपीसी. ये वाला फेस कुछ ऐसा दिखाया जाता है डायग्राम में. सो ये वाला फेस है. राइट, यहां पे उल्टा हो जाएगा, इस जगह पे बराबर हो जाएगा. It is the case when the short run APC is equal to long run APC. So the average propensity to consume is lower than the long run. Short run is not long. नहीं, गलत है ये. It is the consume that is higher than the this point. Yes. So it is B. Yes, it is B option. You can see that. Liquidity trap is a situation. किस okay. Let's read the answer.
Yes, let's read the question. Liquidity trap is a situation when all potential investors expect the rate of interest to rise in the future. ये correct लग रहा है अभी तक. आगे पढ़ते हैं. All potential investors expect the rate of interest to fall. No. In natural rate of interest is above the critical rate of interest. Natural rate of interest critical नहीं. It is below the critical. Below the critical. Natural rate का मतलब है जो कि money rate is above नहीं है. It is below the minimum rate of interest. The demand for money is interest inelastic. नहीं, interest elastic होता है, infinite elastic हो जाएगा. So I think A should be the right answer here. 12th question, it is A. It is elastic नहीं होगा. सिर्फ एक छोटे से वर्ड से देखो हम कैसे हमें डिराइव करने की बोल रहे हैं. It is A, right? ये पॉइंट है. A. In Harrod's model of economic growth, if warranted growth rate is below the natural growth rate, right? यानी कि ये कौन सा कंडीशन बताया हमें? This is the case of when we have the GW is below the GN. तो GW is if it is below the GN, तो यहाँ पे मतलब क्या है? It is we have the boom, we have the full employment approach कर रहे हैं, increasing employment. Yes, increasing employment, inflation भी चलेगा यहाँ पे, right? And we are moving towards the full employment. देखिए GW, if GW is less than GN, इसका मतलब क्या हुआ? That is S upon CR is less than S upon CR, right? ये वाला जो है, this is the full capacity. ये वाला जो है, ये है full potential. So S काट देते हैं, यानी कि this indicates the number of labor included. So ये capital क्या है? ये CR का मतलब क्या है? ये वाला. So the second CR, let me put a star here. The second CR का मतलब है that is the amount required, amount of capital required in order to fully absorb the labor, जो growing labor है. So यहाँ पे हमने N ले रखा है. N का मतलब है that is the labor growth. So ये कौन सा वाला कितना कैपिटल चाहिए जो हमें ग्रोइंग लेबर को एम्प्लॉय कर सके? इसका मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली कैपिटल स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में कितना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है. ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये फुल पोटेंशियल है, यानी कि फुल कैपेसिटी से आगे जाते हैं हम. सो इन दिस केस वी विल बी हैविंग बूम, फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन राइजिंग. देखते हैं व्हाट शुड बी आंसर. कंटिन्यूइंग इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. सो कांस्टेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, कांस्टेंट रेट नहीं है, इट इज द डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है. लेट्स सी दैट. आई थिंक ए आंसर दे रखा हो. यस, द राइट आंसर इज गिवन एज ऑफिशियल आंसर की ए दे रखा है, बट इट इज नॉट. इट इज द कंटिन्यूइंग डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं और हमारा एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है. ये बूम पीरियड है, राइट? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट. प्लीज नोट इट डाउन. द ए क्वेश्चन इन दिस केस इट शुड बी सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a feature of A.W. Phillips inflation unemployment trade-off inflation? Right? It's a non-linear inverse relationship between the unemployment rate and the rate of exchange in the wages. Right? Okay. It is non-linear. Right? It is not linear. That is why it is a curvy linear. ऐसे कर्व बनता है. कर्व का मतलब ही non-linear है. Right? there is a loop in the anti-clockwise loop भी है यहाँ पे. So we go like this loop wise, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. So there exists a loop in the clockwise of the Phillips curve. ये तब होगा जब 5.5% के करीब चलेगा, right? So 5.5% the wage inflation is predictable. Yes, 5.5 के करीब ही इसके ऊपर जाएगा. This is what, ये याद रखना, फिलिप्स ने ऑलरेडी ढूंढ लिया था. What is 5.5 is Nairu. Later it was termed as Nairu by Friedman or NRU. Right. Later it was termed as NRU by Friedman and Nairu by Lucas. Right. Lucas Papademos. Yes. So Phillips curve shifts when expected return rate of inflation shifts. बिल्कुल सही है ये चीज. Okay, let me just see that कि फिलिप्स के हिसाब से कौन सा था. AW फिलिप्स के हिसाब से कौन सा is not a feature. This is not expected, right? Because this is called as expected
एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड, फिलिप्स कर्व, राइट। और ये क्या था, पाई इज इक्वल टू पाई ई प्लस, नहीं, माइनस माइनस एच यू माइनस यू ए, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर एक्सपेक्टेशन। यहां पे फिलिप्स कर्व शिफ्ट हो सकता है। दिस हैपेंस ओनली व्हेन वी हैव एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, व्हेन वी हैव एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। और ये कब होगा, जब फ्रीडमैन ने बात किया था इसके ऊपर। सो ओरिजिनल एडब्ल्यू फिलिप्स का दिस इज नॉट द आंसर। फिलिप्स का शिफ्ट होता है, एक्सपेक्टेड इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब चेंज होगा तो बिल्कुल शिफ्ट होता है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव दिस इक्वेशन, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, जो कि फ्रीडमैन ने दिया था। तो फ्रीडमैन के इन्फ्लेशन में हो सकता है, बट एडब्ल्यू फिलिप्स का ये इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहां पे अगर क्वेश्चन में आता है 5.5% के ऊपर भी आता है, वो भी सही है। 5.5% के ऊपर ही लूप वाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, 5.5 पे ही चलेगा, ये भी सही है। बट दिस इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। डी इज करेक्ट फॉर फिलिप्स कर्व एनालिसिस बाय फ्रीडमैन, वो चल सकता है। बाय मॉनिटरिस्ट तब आ सकता है, डी सही है आंसर, राइट। जिनको इसके ऊपर समझना है और फ्रीडमैन के ये तीनों वर्जन के ऊपर, अगेन यू हैव दिस वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सर्च कीजिएगा केंशियन फिलिप्स कर्व, अमित चैटर्जी, आपको मिल जाएगा, या मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सपोज देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड, सपोज देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट, थैंक यू मनीषा फॉर दैट। यस, एक्सपेक्टेशन उसमें स्टैटिक है, तो स्टैटिक का मतलब है जो जैसा सोचते हैं वैसा चलेगा। एनिमल स्पिरिट, स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, डायनामिज्म नहीं है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट, राइट। तो इसलिए वो केंशियन, ओरिजिनल केंशियन फिलिप्स कर्व जो है वो स्टैटिक एक्सपेक्टेशन है। तो स्टैटिक एक्सपेक्टेशन मतलब चेंज नहीं हो सकता, जो सोचा है वो वैसे ही रहेगा। Suppose there is a full employment and vertical aggregate supply schedule and increase in the nominal money supply. So ये क्या है, full employment है, ठीक है, vertical aggregate supply है, वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि हम क्लासिकल रीजन में हैं। यहां पे अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, तो मनी का फर्क किसी भी रियल वैल्यू पे नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ प्राइस को बढ़ा देगा या फिर आउटपुट को बढ़ाएगा, नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल आउटपुट। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द रियल मनी सप्लाई एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द आउटपुट, राइट। सिंपल सा फंडा है, रियल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट शुड बी सी। In the context of Mundell-Fleming model of an open economy, consider the following variable that shift the IS. अब IS कर्व में शिफ्टिंग कहां कहां होगी, जहां पे भी उसका ऑटोनोमस शिफ्ट होगा, राइट। ऑटोनोमस मतलब ए बार, ए बार का मतलब है सी बार, आई बार, सी टी ए कम होगा, तो इसको देख लीजिए, सी बार, आई बार, एक सेकेंड, सी बार बढ़ेगा, आई बार बढ़ेगा, राइट। और यहाँ पे शिफ्ट पूछा है, राइट, तो शिफ्ट मतलब तो दोनों तरफ हो सकता है। एक सेकंड, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर शिफ्ट द आईएस कर्व टू द राइट। अच्छा, राइट में करेगा, यानी कि हमें ऊपर की तरफ देखना है, सो दिस शुड बी आईएस ऊपर की तरफ जाएगा, राइट में जाएगा, राइट। तो ये सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, सीटीए टैक्स घटेगा, टैक्स घटेगा तो ही डिमांड बढ़ेगा, टीआर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, जी बढ़ेगा, राइट। तो अब हमें यहां पे देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। अब अगर राइज इन एक्सचेंज रेट है, सपोज $1 इज इक्वल टू ₹50, $1 इज इक्वल टू ₹70, ये हो गया राइज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ डिवैल्यूएशन। ये क्या है, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट विल राइज, इंपोर्ट विल फॉल। सो एक्सपोर्ट राइज करेगा, इंपोर्ट फॉल करेगा, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है यहाँ पे। एन इंक्रीज इन द फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम यानी कि फॉरेनर्स का जब पैसा बढ़ेगा, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो वो हमारे देश से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज फॉरेन इनकम बढ़ी है। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। कटिंग ऑफ टैक्सेस, बिल्कुल कटिंग ऑफ टैक्स की वजह से राइट में शिफ्ट होगा। अब फॉल इन द एक्सचेंज रेट, फॉल इन द एक्सचेंज रेट नहीं हो पाएगा दोस्त। $1 इज इक्वल टू ₹50, $1 बिकम्स ₹40, तो ये कम हो गया है। कम होने का मतलब है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब है कि एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो गया है यहाँ पे, तो इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स जो है वो हम ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट्स हम कम करेंगे। सो दिस इज नॉट द पॉइंट, it is 1 2 3 that are correct, so I will go for 1 2 and 3, just check it out the answer. Yes, it is 1 2 3,
इट इज सी, यू कैन सी दैट, यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है तो मैं वहीं पे राइट साइड में लिखता हूँ, तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, आप ये देख लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, which of the following committees has been set up in India for identification of the BPL in the urban areas? देखिए, this is about the urban areas, right? तो कंफ्यूज मत होना इससे। इट इज बेसिकली द हासिम कमेटी, जो कि ओनली फॉर द अर्बन एरियाज में था। तो ये भी मैंने कमेटी स्पेशल में आपको बता रखा है, यू कैन सी दैट लिस्ट, जहां पे इसके बारे में बता रखा है। तो हाशिम कमेटी इज बेसिकली फॉर द अर्बन एरियाज। इसको दोबारा से कमेटी को सेटअप किया गया था बताने के लिए कि तेंदुलकर कमेटी आ चुकी है, उसके बाद नहीं, लकड़वाला कमेटी के बाद इन्होंने दोबारा से कमेटी गठन हुआ, एंड उसमें बोला गया कि आप अर्बन एरियाज का निकालिए। दिस इज ओनली फॉर द अर्बन एरियाज, दिस डी। Next, major financial inclusion initiative named Swabhiman was formally, I think it was somewhere in February 2011, right? I'm not 90, I'm around like 99% sure, but एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा ईयर के हिसाब से, बट इट वाज सोनिया गांधी जी ने ये लॉन्च किया था, राइट? एंड 2011 में ये किया गया था, और ये बोला गया था कि जिस जिस जगह में भी पॉपुलेशन 2000 से ज्यादा है, वहां पे मार्च 2012 तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंच जाएगी। तो ये एक्चुअली स्वाभिमान स्कीम कहीं ना कहीं आपके, मतलब आई कैन से दैट जनधन योजना के लिए, जैम ट्रिनिटी जो है उसके लिए प्रीडिसेसर, यानी उससे पहले ये प्रील्यूड था, राइट? और ये बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज टू द लार्ज रूरल एरियाज में इसको किया गया था। इसके साथ एक और पॉइंट भी था जहां पे मेरा खेत मेरा स्वाभिमान, राइट, ये सब चीज इसमें आई थी। एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में गांव वालों को रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए ये लोन दिया जा रहा था। दैट वाज द थिंग। उसके बाद में वी हैव दिस जनधन योजना, दैट इज मैग्निफिशेंट, राइट? यस, इट वाज समवेयर 2011 ओनली, आई थिंक, मेरे हिसाब से तो ये 11 ही था, इट्स बी, राइट? Which of the 5-year plan has laid emphasis on the faster, sustainable and the inclusive growth? Faster, it was last वाला जो है, faster and 12th 5-year plan. This was the theme. Please refer to the video that I have shared on experience of India's under planning. Under the revised index of industrial production series, ये देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है अब, ठीक है? तो ये 1993-94 का बेस ईयर था। इसके बाद 2004 में चेंज हुआ, और अभी प्रेजेंटली ये 2011-12 में चेंज हो चुका है, राइट? तो अभी इतना पुराना पढ़ के फायदा नहीं है। 1993-94 में देयर वर अराउंड 538 आइटम्स, जिसको बढ़ा करके 2014-5 में 652 कर दिए गए थे, और इसको अभी बढ़ा करके आई थिंक 809 आइटम्स कर दिए गए हैं। सो प्रेजेंटली इट इज 809 आइटम्स, जो कि सब डिवाइडेड इनटू 407 आइटम्स में है। तो ये सब आइटम्स हैं, और ये 407 इसमें आते हैं। मेजर कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग में ही तकरीबन 405 आइटम है, और एक आइटम हो गया माइनिंग, एक आइटम हो गया ये एजुकेशन, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 407 हो गया। तो इसका आंसर जो है वो 652 होना चाहिए, राइट? ओ, आई वाज रॉन्ग, इट इज 682, राइट? 652 मुझे याद था, 682 है, हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है, सो इट इज, वी कैन इग्नोर इट, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, दैट इज 682। मुझे इतना याद था 538 है, 809 अभी का है, 2004-5 बहुत पुराना टाइम है। एनीवे, the growth of Indian agriculture has been slowed down since the adoption of the new economic policy due to low increase in the crop yield, right? Low increase in the crop yield. Okay, स्लो डाउन हो गया है, ठीक है? लो, लो और नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लो और नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा गड़बड़ा लग रहा है, बिकॉज ये टेम्परमेंट चेक करने के लिए क्वेश्चन है ये, राइट? अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए उन्होंने लो के साथ नो वर्ड भी डाला है। सो यस, दिस इज फाइन। लो इंक्रीज इन क्रॉप yield, दिस इज फाइन। स्टैग्नेंट ग्रीन रेवोल्यूशन, लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। I think I will be going with 1, 2, 3 only. 1, 2, 3. Low retail market price of agricultural production, ये गलत है. It's not the right answer.
I think this is right. 1 2 3. Let's see the answer एक बार. Yes, let's see. लो रिटेल मार्केट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का नहीं है. इट इज इंडीड हाई है, लेकिन बीच में बिचौलिए आते हैं, इंटरमीडिएट्स आते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को सही दाम नहीं पहुंच पाता. दैट इज वाई वी हैव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स में मोर देन 100% से ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर आपको एमएसपी मिल रहा है. रिसेंटली कवर्ड दैट ऑन ऐप फ्री सीरीज में आप देख सकते हैं एक बार. अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिस्ट, द मनी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट, मॉनिटरिस्ट के हिसाब से मनी सप्लाई इज M3, राइट. सो अब यहाँ पे हमें M3 वाला ढूंढना है, दैट इज द ब्रॉड वन. सो इसमें कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट. सो ये तो M1 पहुंच गया. टाइम डिपॉजिट आना चाहिए, बस दैट्स इट. सो एक्चुअली गर्ले शाह और मॉनिटरिस्ट के हिसाब से टाइम डिपॉजिट को तोड़ने में 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, तो इसलिए दे हैव कंसिडर दिस एज फॉर द लिक्विडिटी ऑल्सो. सो ये उनके हिसाब से टाइम डिपॉजिट है, इक्विटी शेयर्स वगैरह नहीं है, राइट. सो दिस इज नॉट, दिस इज द पॉइंट मॉनिटर्स के हिसाब से. इट्स बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट. अच्छा, सब मार्केट मतलब मार्केट का, ठीक है. इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट. इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट. स्पेशलाइज्ड सब मार्केट. अच्छा ठीक है, लेट्स सी द आंसर्स. कोलेटरल लोन मार्केट इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट. मुझे एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं आया, सीरियसली बता रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट. लोन मार्केट, डिस्काउंट मार्केट. आई एम नॉट वेरी श्योर विद दिस क्वेश्चन. नॉट श्योर अबाउट दिस. नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन. स्पेशलाइज्ड सब मार्केट का मतलब क्या हुआ? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय स्पेशलाइज्ड. मे बी मैं एक बार माधव सर से पूछता हूँ इसके बारे में. Let me ask Madhav sir, because he is the person who takes care of this. So I will ask him, but I don't think this question is giving you more information. What is your take, all of yours? That's what I'm asking. I don't know about these. What is acceptance market? I actually don't know. That's what the point. Bond market, ठीक है. Discount market क्या है? Right. So there's some problem here in this question. I think yes, we never heard about these terms. I think no. I have to just see. Okay, fine. Let me just do one thing. Let me have a further research on this. I will also consult Madhav sir, and I will have some research, and then I will come back with this question tomorrow. Let me see. इसके हिसाब से official answer is bond market. Okay, arrange the following committees in the chronological order from the given codes. I think this can be committee, you can take care of it. So Khusru committee, Dantwala committee, Narsimha committee, Kelkar committee. I think you can do this. सभी के पास committee special का वो सारा का सारा आइडिया है, बट इसका आंसर भी गलत आ गया शायद कहीं पे. So I don't know कि क्या आंसर हो सकता है, लेकिन you have the, this is a fact based question, you have the committees का आंसर with you. The working of the regional rural banks revealed that they have eroded their capital base. यही नरसिम्हा कमेटी का, केल्कर कमेटी का पॉइंट था यहाँ पे. So many RRBs are non-viable and having high operating cost. बिल्कुल सही है ये पॉइंट, right? So I think it is it is many RRBs, right? तो ये सही है. This is correct. This is also correct. But this is the not the correct answer, right? बहुत आरआरबीज का कैपिटल बेस खराब हो चुका है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दे आर नॉन वाइबल और दे हैव हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसलिए उनका कैपिटल बेस खराब हो चुका है. इट इज बिकॉज ऑफ द एनपीएस, राइट? सो दैट इज इनकरेक्ट हियर. सो बोथ ए एंड आर करेक्ट. आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इट इज दिस बी. यही कमेटी का आंसर था कि इसको ठीक किया जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by all India RBI, right? ठीक है. So I think export import बैंक होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, right? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया as all India financial institution. It should be. What do you think? Fine. I think I should be winding up here. We'll do this questions, remaining 5-6 questions or remaining part of this in the tomorrow session, right? We'll do this.
Will catch me tomorrow. Catch me tomorrow at 8:30. Um, I thought that I will be taking 2 days off from this session and it will be fine, but it's not getting fine. Right? I've taken medicines, but not yet happening. Fine. We'll meet tomorrow. Do share, subscribe, and like the session. We'll meet tomorrow and we'll do the remaining questions. राइट वैसे वैसे हम लोग 2012 तक पहुंच ही गए हैं 2011 और कोशिश ये रहेगी कि पेपर से पहले हम लोग 2004 तक सारे के सारे क्वेश्चंस कर लें राइट 2004-5 तक कर लेंगे यस विल डू इट इन टुमारो सेशन थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच शेयर द लिंक एंड शेयर सब्सक्राइब बाय बाय थैंक यू